नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे भूत भविष्य, जो कि भोकाल और इंस्पेक्टर स्टील की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मर्तक क्या ना करता। गुड, नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। यहां पहुंचे पुलिसकर्मी तुम्हें हवालात पहुंचा देंगे। मैं इस जीप को इसके मालिक तक पहुंचाता हूं। असफल होने के बाद भी कजार के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। ये लो अनीस, तुम्हारी जीप। थैंक्स गॉड, मुझे तो लग रहा था कि मैं इस जीप को दोबारा नहीं पा सकूंगा और मेरी नई इजाद ये टाइम मशीन सिर्फ टीन का डिब्बा बनकर रह जाएगी। अब मैं आराम से इसका परीक्षण कर सकता हूं। मेरी ये टाइम मशीन किसी को भी पास्ट यानी भूतकाल में ले जा सकती है या नहीं। तुम अपना ये परीक्षण किस पर करोगे? किसी ऐसे आदमी पर जो मेरे परीक्षण के लिए उपयुक्त हो। एक मिनट, मुझे ऐसे आदमी को ढूंढने की क्या जरूरत है? ऐसा एक आदमी तो मेरे सामने खड़ा है अमर, तुम्हारे रूप में। मेरे रूप में? क्या मैं वाकई आज भी तुम्हें आदमी दिखता हूं? पूरी तरह इंसान ना होने की वेदना उभर आई थी स्टील के शरीर वाले उस शख्स की आवाज में, जबकि उसका निर्माता। बेकार की बातें मत कर अमर। मेरे इस परीक्षण के लिए तुमसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि तुम ना सिर्फ भूतकाल के समय को भली भांति समझ सकते हो, बल्कि वहां के दृश्य और विशेषताओं को अपने कैमरे में कैद भी करके ला सकते हो। अपनी टाइम मशीन का परीक्षण मैं तुम पर ही करूंगा। अभी तैयार हो जाओ। अभी कैसे तैयार हो जाऊं? अभी तो मेरे पास मेगागन मौजूद है। मेगागन तुम्हारे साथ चली जाएगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। कुछ घंटों की ही तो बात है। चलो। उतावले डॉक्टर अनीस ने इंस्पेक्टर स्टील को लगभग धक्का देते हुए टाइम मशीन में धकेल दिया और खटाक और खट स्विच दबते ही टाइम मशीन स्टार्ट हुई। और इसी के साथ वो हुआ डॉक्टर अनीस ने जिसकी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। नहीं, नहीं, बड़ा। बेचारा डॉक्टर अनीस अपने टाइम मशीन का परीक्षण करने के उतावलेपन के चक्कर में ये नहीं देख सका कि मैंने उसकी चिप के सर्किट में गड़बड़ी कर दी थी। और वो गड़बड़ क्या थी उसे ना तो मैं जान पाया था और ना कोई जान पाएगा। किसी के समझ में कुछ नहीं आएगा। सचमुच किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, ना इस वर्तमान की दुनिया में और ना भूतकाल की इस दुनिया में। अद्भुत, विचित्र, अद्वितीय, अकल्पनीय। ये ये तुम किसकी बात कर रहे हो? ये तुम किसकी बात कर रहे हो? वो जो मनुष्य की भांति चलकर अपने कदमों से धरा के सीनों को रौंदता हुआ सीमावर्ती राज्य से इधर ही बढ़ता आ रहा है। वो तो कोई विचित्र राक्षस है, शत्रु द्वारा भेजा हुआ। इसे रोको। ये विकासनगर की सीमा में नहीं घुसना चाहिए। रुक जाओ। सीमा पर तैनात विकासनगर के सेना नायकों के चेतावनी भरे स्वर ने एक क्षण के लिए मानो हवाओं को भी रोक दिया, लेकिन वो नहीं रुका। कोई बात नहीं, अब उसे हमारी चेतावनी नहीं, हमारे शस्त्र रोकेंगे। ठक ठक ठक। ओह, वो अभी भी नहीं रुका। अब तो इसे रोकने का एक ही तरीका है, आक्रमण। टना टन या टना नहीं। आ मजबूत स्टील के शरीर पर खरोच तक नहीं पड़ी, जबकि उस शरीर में हल्की सी हरकत हुई तो कई शरीर हवा में लहराते नजर आए। इसका शरीर अत्यधिक मजबूत इस्पात का बना हुआ है, लेकिन वो इस्पात हमारे इरादों से अधिक मजबूत नहीं होगा साथियों। अपनी पूरी शक्ति संजोकर इस राक्षस पर टूट पड़ो साथियों। विकासनगर की सेना के इरादे सचमुच मजबूत थे, लेकिन मजबूत इरादों से कुछ नहीं होना था, क्योंकि यहां मजबूत इरादों की नहीं, मजबूत शरीर की जरूरत थी। और मजबूत शरीर सिर्फ सामने वाले के पास था, विकासनगर के सैनिकों के पास नहीं। ओह,
सेना की इस छोटी सी टुकड़ी के बल पर उस विचित्र राक्षस से पार पाना संभव नहीं है। इससे तो एक ही शक्ति पार पा सकती है, और संयोग से वो यहां से ज्यादा दूर नहीं है। विकासनगर के सैनिक अभी भी उस राक्षस के सामने थे। उसका जुझारूपन उस राक्षस से जूझ रहने की प्रेरणा दे रहा था। सिर्फ प्रेरणा, लेकिन अगर सिर्फ प्रेरणा से ही सब कुछ होता तो क्या था? तब उनके मुखों से कराहट तो ना निकल रही होती। उनके शरीर ऐसे तिनके की तरह हवा में तो नहीं लहरा रहे होते। मौत उनके सिर पर ऐसे तांडव तो नहीं कर रही होती। अचानक भाग, बीच में कोई मसीहा आ गया, और वो मसीहा था महाबली भोकाल। महाबली भोकाल आ गए। अब इस विचित्र राक्षस की खैर नहीं। हाँ, खैर नहीं इसकी। इसे विकासनगर की सीमा में घुसपैठ करने और उत्पात मचाने का दंड भोगना होगा। क्या महाबली की तलवार उस राक्षस का कुछ बिगाड़ पाएगी? अगले ही क्षण सैनिक को पता चल गया कि साधारण तलवार भी भोकाल जैसे मजबूत हाथों में हो तो बहुत कुछ हो सकता है। खटाक! सैनिकों में खुशी की लहर तो दौड़ रही थी। अभी तो मात्र खरोच देखी है, अभी देखना हमारे महाबली अपनी तलवार से कैसे उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करते हैं। ओह ओह नहीं! खुशी की जगह अचानक सभी की आंखों में आश्चर्य भरता चला गया। कारण था भोकाल की वो तलवार जो अब भोकाल के हाथ में नहीं रही थी। तलवार ही नहीं रही थी वो, लेकिन भोकाल तो था। और अपने शत्रु को चित करने के लिए भोकाल को तलवार की जरूरत नहीं थी। उसके लिए तो भोकाल की शारीरिक शक्ति और भोकाल का बाहुबल ही काफी था। हमारे महाबली भोकाल की जय! भोकाल की जय जयकार की वो आवाज दूसरी क्षण चट्टान टूटने की तेज आवाज में दबकर रह गई। भड़ाक! और वो चट्टान उस राक्षस के जबरदस्त मुष्टि प्रहार से टूटी थी। उसके अगले मुष्टि प्रहार का शिकार भोकाल हुआ। धड़ाक! कोई और होता तो ढेरों खून उगल देता, लेकिन भोकाल तो भोकाल था, वो संभला। उसने वार किया, लेकिन मैं अपनी भरपूर शक्ति से इस पर वार कर रहा हूं, लेकिन इस पर उसका कतई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जबकि इसका हर प्रहार मुझ पर सैकड़ों हाथियों सा प्रभाव डाल रहा है। उसका एक ही अर्थ है कि इस विचित्र राक्षस में कूट कूट कर शैतानी शक्तियां भरी हुई है, जिसे समाप्त करने के लिए मुझे भी वे चमत्कारी शक्तियां चाहिए जो मेरे पास तब आती है जब मैं बोलता हूं भोकाल। अब भोकाल के पास अद्भुत शारीरिक शक्ति थी। किसी से भी लोहा लेने के लिए ढाल थी, बड़े से बड़े वार को सहने के लिए प्रलंकारी तलवार थी, धार चट्टानों का भी सीना चीर देने के लिए, और वो साहस तो था ही जो तब तक नहीं थकता था जब तक शत्रु की सांसें नहीं थक जाती थी। क्रिच! और हाँ, एक और चीज थी भोकाल के पास, उसकी तलवार में समाई वो ज्वाला शक्ति, जो फौलाद के पर्वत को भी ऐसे पिघलाने में सक्षम थी जैसे आग देसी घी को पिघलाती है। अब वो राक्षस भी ज्वाला शक्ति से पिघलने जा रहा था। तभी अचानक वहां चली वो आंधी सभी कुछ अपने आगोश में लेती चली गई। दिन में घनघोर अंधेरा छा गया। अंधेरे के सिवा कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। वह आंधी जैसे छाई थी, कुछ क्षणों में वैसे ही छटती चली गई। लेकिन अब दृश्य कुछ क्षणों पहले जैसा नहीं था। अरे, वो विचित्र राक्षस कहाँ गया? लगता है वो काली आंधी उसी राक्षस की लीला थी। सवाल ही सवाल थे यहां भी और यहां भी। बोल कजार, बोल, तूने इस चीप के साथ ऐसा क्या किया जिसने मेरी टाइम मशीन में ऐसी गड़बड़ी कर दी? ये सब कुछ तबाह हो गया।
मेरी टाइम मशीन खत्म हो गई। उसमें मौजूद मेरा दोस्त ना जाने कहां पहुंच गया। बोल कजाक बोल, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अक बोल, ये मर जाएगा डॉक्टर रनीस, संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं? अरे कैसे संभालूं मैं अपने आप को? मेरा दोस्त भूतकाल की दुनिया में कहीं ऐसी जगह पहुंच गया है कि जहां से मैं चाहकर भी वापस नहीं ला सकता, क्योंकि इस कमीने की वजह से मेरी वो टाइम मशीन तबाह हो चुकी है जिसके बल पर मैं उसे वापस ला सकता था। ना जाने वो कहां और किस हाल में होगा। ओह, मैंने अपने हाथों से ही उसे खो दिया। इस तरह हिम्मत खोने से कुछ नहीं होगा डॉक्टर रेनिस। आप चाहो तो फिर से वैसे भी टाइम मशीन बना सकते हो। आप कोशिश करें तो निश्चय ही ये पता कर सकते हैं कि आपका दोस्त और राजनगर पुलिस का सुपर कॉप भूतकाल की दुनिया में कहां है। कोशिश, आपने सही कहा, मुझे कोशिश करनी चाहिए। मुझे अपने अमर को वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर अनीस पागलों की तरह अपनी मशीनों में जुट गया अपने उस प्यारे दोस्त को वापस लाने के लिए, जिसे ये भी नहीं मालूम था कि वो कौन है और कहां है। लेकिन उसके सामने खड़े उस शख्स को शायद बहुत कुछ मालूम था, जो काल कुंडली था। भूकाल को समाप्त करने के लिए भविष्य से किसी महान योद्धा के भूतकाल के इस संसार में पहुंचने का योग लिखने के बाद मैं हर क्षण उस योद्धा के आगमन की प्रतीक्षा में था और उसे ऐसे ढूंढ रहा था जैसे बाज अपने शिकार को ढूंढता है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो भविष्य का ये योद्धा भूकाल की ज्वाला शक्ति का शिकार बन गया होता। आपकी बात समझ में नहीं आ रही कालकुंडली जी। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये भविष्य के संसार का कोई ऐसा महान योद्धा है जो भोकाल जैसे महाबली को समाप्त करने में सक्षम है, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि अगर आप छल से इसे बचाकर ना लाए होते तो महाबली भोकाल इसे समाप्त कर देता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये विचित्र मनुष्य भोकाल को समाप्त करने के लिए ही यहाँ आया है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहा। इसका मुख्य कारण यह है कि समय यात्रा ने इसकी स्मृति को छीन लिया है। इसे अपने शरीर और अपनी विलक्षण शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। सही कहा आपने, इसकी दशा देखकर ऐसा ही लगता है। लेकिन अभी एक और बात समझ में नहीं आई। आप जैसे महान शक्तिमान को भोकाल को समाप्त करवाने के लिए भविष्य से किसी योद्धा को बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि मैं खुद ऐसा नहीं कर सकता, लाख चाहकर भी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने प्रश्न यक्ष से भोकाल की मृत्यु का प्रश्न पूछा। तब उसने मेरे प्रश्न का हल बताया। भोकाल की मृत्यु के साथ तुम्हारी मृत्यु जुड़ी हुई है। वो योग के कारण नहीं बल्कि सांप के कारण जुड़ी हुई है, और हर सांप की कोई ना कोई अवधि होती है। तुम्हारी सांप की भी अवधि है, तुम्हारी मृत्यु तक। और विधि के लिखे विधान के अनुसार मेरी उम्र 125 वर्ष है, यानी 125 वर्ष बाद मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा। वो भी तब जब इस बीच भोकाल को कुछ ना हो। लेकिन उससे होगा क्या? ये तो कोई हल नहीं हुआ। हल ये है भी नहीं। हल तो वो है जो मैं अब बताने जा रहा हूं। अगर तुम आज के समय से कई सौ वर्ष आगे के भविष्य से किसी महान योद्धा को यहाँ बुलाने में सफल हो जाओ और वो भोकाल को समाप्त कर दे तो तुम्हारा काम बन सकता है। तब भोकाल के मरने के पश्चात भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि भोकाल की वो मौत कई सौ वर्ष पहले के उस संसार से आएगी जहां तुम पर ग्रहण की तरह लगा श्राप का कोई प्रभाव नहीं डालेगा। परंतु अब कोई किंतु परंतु नहीं। तुम्हारे प्रश्न का हल मैंने बता दिया है। बाकी सब कैसे और कब होगा ये देखना तुम्हारा कार्य है। ओह, प्रश्नयक्ष मुझे हल बताकर अंतर्धान हो गया। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसकी आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।